Unacademy. Let's crack it. तो हम लोग शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स पावर। अब देखो मेरे भाई, कॉम्प्लेक्स पावर की शुरुआत कहां से होती है? हम लोग एसी एनालिसिस की बात करेंगे, एसी करंट और वोल्टेज की बात करेंगे। तो देखो बंधु, एसी के अंदर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक वोल्टेज है Vm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वी। देखो आपको ये टॉपिक पढ़ाया बहुत लोगों ने होगा, लेकिन इस तरह से कोई नहीं पढ़ा सकता, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। ये रहा। अब आप कहोगे कि सर फ्रीक्वेंसी सेम क्यों? मैं ये कैसे बोल दिया कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है? ये पूछा कभी किसी से? ये पूछा कभी आपने? ये सोचा कभी आपने कि वोल्टेज करंट की फ्रीक्वेंसी सेम क्यों है? क्योंकि मेरे भाई जिस नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूं, जो सिस्टम मैं लेके चल रहा हूं, दैट इज अ एलटीआई सिस्टम। और एलटीआई सिस्टम की खास बात ये होती है कि वो इनपुट का फेज बदल सकता है, मैग्नीट्यूड बदल सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगा। फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगा, इसीलिए वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी मैंने सेम ले रखी है। वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी मैंने सेम ले रखी है। ठीक है भाई। अब देखो क्या होता है। अब हम कहते हैं जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है ना, पावर कुछ भी नहीं होती, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होती है। हम कहते हैं मेरे भाई जो इंस्टेंटेनियस पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब क्या होता है? पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होती है। जरा निकालें क्या बनेगा। Vm Im साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आई। ये बन गया। अब मेरे बंधु अगर ये बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास, क्या बन गया? पावर का एक्सप्रेशन, पावर का एक्सप्रेशन। तो साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी को आप कैसे तोड़ोगे? इट विल बी हाफ कॉस ए माइनस बी। ये मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सबको आती होगी। कॉस ए प्लस बी। ठीक है मेरे बंधु, ये आ गई भाई। अब ये जो 2 है इसको तोड़ लो √2 और √2 के अंदर, √2 और √2 के अंदर। तो Vm बाय √2 आपका हो गया Vrms, Im बाय √2 हो गया Irms, और ये बन गया cos थीटा v माइनस थीटा आई प्लस, सॉरी माइनस आएगा, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई। ये मिल गया अपने को, ये मिल गया अपने को पावर, ये मिल गया मेरे भाई अपने को पावर। अब इस पावर का मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं। मैं ये देखना चाहता हूं ये पावर टाइम के साथ कैसे वेरी करती है। तो मैं ये कहता हूं मेरे भाई इस पावर के अंदर जो पहली टर्म आपको दिख रही है, जो पहली टर्म आपको दिख रही है, फर्स्ट टर्म, दैट इज Vrms Irms कॉस ऑफ वोल्टेज एंगल माइनस करंट एंगल। ये पहली टर्म है, ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, ये मेरे भाई टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। और ये दूसरी टर्म है जो कि टाइम पे डिपेंडेंट है, जो कि मेरे भाई टाइम पे डिपेंडेंट है। और ये जो दूसरी टर्म है, अगर इसमें ध्यान देखोगे, अगर ये दूसरी टर्म पे ध्यान दोगे, तो ये दूसरी टर्म की जो फ्रीक्वेंसी है, मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, जो आपकी इंस्टेंटेनियस पावर है मेरे भाई, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? दिख रही है 2f आ रही है, दिख रही है 2f आ रही है।
जहां पे कि f किसकी फ्रीक्वेंसी है, f किसकी फ्रीक्वेंसी है, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज और करंट, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। इसका मतलब जैसे देखो हमारे पावर सिस्टम के अंदर होता है कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सिस्टम के अंदर एक्ट करती है, तो जब पावर की बात करोगे तो पावर की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज बनेगी। अगर पावर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो पावर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होने से पावर की फ्रीक्वेंसी बनती है 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। अब देखो मेरे भाई, इस पावर का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ध्यान से देखेंगे तो देखो एक तो टर्म कांस्टेंट है, अब ये जो दूसरी टर्म है कॉस वाली, ये किसके बीच में ऑसिलेट करेगी, +-1 के। ये टर्म कुछ भी फिक्स है, देखो ये जो टर्म है ऊपर वाली, ये हमेशा Vrms Irms से छोटी होगी। क्यों छोटी होगी Vrms Irms से, क्योंकि इसके अंदर ये कॉस आ रहा है और कॉस की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। तो मैं ये बोल रहा हूं ये जो फर्स्ट टर्म है दैट इज लेस देन Vrms Irms, और ये जो सेकेंड टर्म है इसमें ये कॉस समय के साथ बदलेगा, तो ये टर्म Vrms Irms भी जा सकती है, और ये टर्म -Vrms Irms भी जा सकती है, ये टर्म +Vrms Irms भी जा सकती है, और -Vrms Irms भी जा सकती है। अब देखो मेरे भाई, ये दोनों टर्म सब्ट्रैक्शन में है, ये दोनों टर्म सब्ट्रैक्शन में। मैं कह रहा हूं ये वाली टर्म हमेशा 1 से छोटी है, ये 1 और -1 तक जा सकती है, तो यानी इनका रिजल्टेंट नेगेटिव भी आ सकता है। सब लोग अग्री करते हैं मेरे साथ, इन दोनों का रिजल्टेंट नेगेटिव आ सकता है कि नहीं आ सकता। अगर ये टर्म 0.8 है तो ये टर्म अगर 1 हो गई तो 0.8 - 1 -0.2। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि यहां से जो आपकी पावर आने वाली है, यहां से जो आपकी पावर आने वाली है वो नेगेटिव भी जा सकती है। कुछ इस टाइप से। तो ये किसका ग्राफ हो गया, PT वर्सेस T, PT वर्सेस T मेरे भाई। तो PT वर्सेस T में क्या हो रहा है, यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी, या ये कह दो इसका जो टाइम पीरियड है बंधु, इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है, तो इसका जो टाइम पीरियड है पावर का जो टाइम पीरियड है वो सप्लाई के पीरियड से आधा है, सप्लाई के पीरियड से आधा है। अब मैं कहता हूं मेरे भाई मुझे ये बता दो एवरेज पावर कितनी होगी, मैं जानना चाहता हूं एवरेज पावर, ठीक है। अब किसी भी फंक्शन का एवरेज कैसे निकलता है बंधु, एवरेज निकलता है 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ओवर टी PT dt, ये होता है इंटीग्रेशन, ये होता है इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज द एवरेज। अब मेरे भाई मैं ये कहता हूं कि एरिया अंडर ऑसिलेटिंग टर्म, एक टर्म जो आपकी ऑसिलेटिंग बन रही है उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया आएगा 0, उसका एरिया आएगा 0। यानी ये जो ब्लू वाला कर्व है अगर इसमें से ऑरेंज वाला लेवल हटा दो, इसमें से ऑरेंज वाला लेवल अगर हटा दें तो इसका एरिया 0 आएगा, इसका एरिया 0 आएगा मेरे भाई। इसका एरिया 0 क्यों आएगा, क्योंकि कॉस का एक पीरियड का इंटीग्रेशन हमेशा 0 होता है, ये बात सभी लोग जानते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया बराबर होते हैं तो कॉस का एक पीरियड का इंटीग्रेशन 0, तो इंटीग्रेशन नॉन जीरो सिर्फ किसका आएगा, पहली टर्म का। तो मेरे भाई पहली टर्म का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, पहली टर्म का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, जब कभी कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रेट किया जाता है तो हम लिखते हैं Vrms Irms कांस्टेंट टर्म इनटू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, इनटू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन।
ये मेरे भाई बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? VRMS IRMS cos ऑफ थीटा V माइनस थीटा I। तो ये हमारे पास आ जाती है एवरेज पावर। ये हमारे पास क्या आ जाती है? एवरेज पावर। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो देखो अभी तक हमने क्या क्या चीजें जानी कि जब इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं हम किसी भी एसी सर्किट के अंदर, तो उसमें एक कांस्टेंट टर्म बनती है और एक टर्म बनती है जो ऑसिलेट करती है 2 ओमेगा से। तो इसीलिए हमने बोला कि पावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज डबल ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। फिर हमने ये बोला ये जो ऑसिलेटिंग टर्म है इसका एरिया 0 बनेगा तो ये एवरेज को कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो जो आपके पास एवरेज आएगा that will only be due to the constant term, that will only be due to the constant term। तो ये जो एवरेज पावर होती है मेरे भाई, ये जो एवरेज पावर होती है इसको हम कहते हैं एवरेज पावर और रियल पावर और ट्रू पावर और एक्टिव पावर। ये सब नाम से हम लोग जानते हैं रियल पावर को या एवरेज पावर को। इतने सारे नाम होते हैं, इतने सारे नाम होते हैं। अब क्वेश्चन माइंड के अंदर ये बनता है मेरे भाई एवरेज लिया क्यों? इंस्टेंटेनियस में दिक्कत क्या थी? एवरेज क्यों लिया? तो हम आ रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एवरेज पावर पे। सिग्निफिकेंस ऑफ एवरेज पावर पे देखो मेरे भाई क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एन एलिमेंट। एक एलिमेंट कितनी एनर्जी खाता है वो कैसे निकाल सकते हो? वो एनर्जी कैसे निकाल सकते हो मेरे भाई? पावर के इंटीग्रेशन से। पावर का इंटीग्रेशन क्या बताता है? एनर्जी कंज्यूम। एनर्जी कंज्यूम। रजत पूछ रहे हैं एवरेज पावर की फ्रीक्वेंसी। रजत एवरेज पावर कांस्टेंट है। ये जो ऑरेंज वाली लाइन दिखाई है ना मैंने, दैट इज योर एवरेज पावर। ये जो ऑरेंज वाली लाइन है दैट इज योर एवरेज पावर। तो इसकी कोई फ्रीक्वेंसी थोड़ी बनेगी मेरे भाई, ठीक है। एनर्जी ये होती है, एनर्जी इज इंटीग्रेशन ऑफ द पावर। अब आप देखो अभी आपने एवरेज का फॉर्मूला क्या लिखा? 1/t इंटीग्रल पीटी dt। यहां लिखा है इंटीग्रल पीटी dt। तो मैं ये कह दूं, मैं ये कह सकता हूं। अब इससे मेरे भाई क्या समझे? इससे क्या समझे? इससे ये समझे कि एवरेज पावर और रियल पावर, एवरेज पावर और रियल पावर is responsible for energy transfer, is responsible for energy transfer। इसीलिए मेरे भाई एवरेज पावर लेना जरूरी होता है क्योंकि एवरेज पावर ही एनर्जी ट्रांसफर के बारे में बात करती है। अब यहां थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं रियल पावर को लेके। जब हमारी यहां बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, सो लेट अस डिस्कस अ बिट अबाउट रियल पावर, अबाउट रियल पावर। तो मेरे भाई रियल पावर एक ऐसी पावर है जो एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी कन्वर्जन में पार्ट लेती है। यानी जो पावर एक्चुअली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो पाए वो पावर कौन सी है? रियल पावर। जैसे कि जनरेटर में मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल जो जाए वो है रियल पावर, मोटर में इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल जो जाए वो है रियल पावर, ठीक है। रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिकल से हीट जो जाए वो है रियल पावर। तो रियल पावर इज द पावर विच कैन एक्चुअली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पावर that can be transformed from
वन फॉर्म टू अनदर। अब आगे के लिए ये याद रखना मेरे भाई, जो एनर्जी ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो पावर कौन सी है? रियल पावर। चाहे तो एनर्जी ट्रांसफर, चाहे तो एनर्जी कन्वर्जन, जो भी पावर इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज योर रियल पावर, दैट इज योर रियल पावर। तो मैं यहां पे क्या कहता हूं, देखो जैसे इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, जो पावर जाती है मोटर में दैट इज रियल पावर। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, जो पावर जाती है जनरेटर में दैट इज रियल पावर। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, जो बैटरी में जाती है दैट इज ऑल्सो रियल पावर। ठीक है बंधु, रियल पावर समझ में आई कि रियल पावर क्या होती है? रियल पावर को रियल क्यों बोला, असली क्यों बोला? असली इसलिए बोला क्योंकि यही पावर है जो एनर्जी फ्लो करवाती है, जो एनर्जी फ्लो करवाती है। ठीक है, अब इसके अलावा एक्टिव पावर क्यों बोला? एक्टिव पावर इसलिए क्योंकि यही वर्क डन करती है। एनर्जी ट्रांसफर माने वर्क डन, तो वर्क डन जो पावर करेगी दैट इज एक्टिव पावर, दैट इज एक्टिव पावर। और इसीलिए ट्रू पावर बोला क्योंकि यही एक्चुअल में पावर है। ट्रू, एवरेज, रियल, एक्टिव, ये सारी टर्म्स क्यों बोली गई? क्योंकि असली पावर रियल पावर होती है या एवरेज पावर होती है। यही पावर एनर्जी ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब मैं इस पे आता हूं कि ये जो VRMS, IRMS हैं, जो सिस्टम की रेटिंग है, ये किस पे डिपेंड करती हैं और सिस्टम का वोल्टेज करंट कैसे डिसाइड होता है। तो देखो अभी तक बस हमें इतना समझ में आया है कि रियल पावर इज, अभी तक बस मैंने आपको इतना समझाया है, कॉस वोल्टेज एंगल माइनस करंट एंगल, इतनी बात मैंने आपको समझाई है। अब मैं बात करने वाला हूं कि सिस्टम के अंदर जो दो रेटिंग्स होती हैं, पहली रेटिंग होती है वोल्टेज रेटिंग। अब ये वोल्टेज रेटिंग क्या चीज होती है और कैसे डिसाइड होती है? तो देखो वोल्टेज रेटिंग क्या होती है, रिकमेंडेड, मैं ये नहीं कहूंगा मैक्सिमम, बट रिकमेंडेड वोल्टेज at which a system must operate। मैं मैक्सिमम क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि मेरे भाई सिस्टम डिजाइन वाला जो भी मैन्युफैक्चरर है वो इतना होशियार होता है कि मैक्सिमम वैल्यू रेटिंग से थोड़ी ज्यादा रखता है, क्योंकि उसे ये पता है चलाने वाला इंसान गड़बड़ जरूर करेगा, जुगाड़ जरूर करेगा, और वो बीच में कहीं ना कहीं हो सकता है रेटिंग से ज्यादा लगा दे, रेटिंग से ज्यादा लगा दे। तो इसी वजह से वो क्या करता है, वो मैक्सिमम को रेटिंग से थोड़ा ऊपर रखता है, रेटिंग से थोड़ा ऊपर रखता है। ठीक है, तो वोल्टेज रेटिंग। अब वोल्टेज रेटिंग किस पे डिपेंड करती है मेरे भाई? ये डिपेंड करती है इंसुलेशन पे, ये डिपेंड करती है इंसुलेशन पे। अब आप कहोगे ये कैसे सर? ये जो इंसुलेशन होता है मेरे भाई, इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक, इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। तो क्या होता है कि एज वोल्टेज इंक्रीजेस, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ जाती है, तो क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन आ सकता है। किसी और वीडियो में मैं आपको डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की पूरी कहानी समझाऊंगा। इसीलिए therefore as voltage increases insulation must increase, insulation must increase। ठीक है, तो ये फंडा होता है वोल्टेज रेटिंग का कि वोल्टेज रेटिंग इंसुलेशन के प्रोपोर्शनल आती है। तो अगर आप सिस्टम की वोल्टेज रेटिंग बढ़ाओगे तो आपको सिस्टम का इंसुलेशन भी बढ़ाना पड़ेगा, इंसुलेशन भी बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी रेटिंग होती है करंट रेटिंग। अब ये करंट रेटिंग किसके प्रोपोर्शनल होती है?
हम कहते हैं करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इनटू एरिया। तो ये प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर के। ठीक है, तो मेरे भाई आपका सीधा सीधा फंडा ये होता है, जितनी मोटी वायर लेके चलोगे, जितनी मोटी वायर लेके चलोगे उतना ही ज्यादा उसका करंट रेटिंग होता है, उतना ही ज्यादा उसका करंट रेटिंग होता है। अब जैसे देखो मेरा जो डिजिटल बोर्ड है जिसपे मैं पढ़ा रहा हूं, इसकी वायर काफी मोटी है, और ये देखो जिस माइक पे मैं पढ़ा रहा हूं, इस माइक की वायर आप लोग देख पा रहे होगे काफी पतली सी है, क्योंकि इसके अंदर बस एक वॉइस सिग्नल जा रहा है, इसके अंदर बस एक वॉइस सिग्नल जा रहा है, और सिग्नल हमेशा लो पावर होते हैं, और इसके अंदर बहुत ज्यादा करंट आ रहा है जिससे ये रनिंग है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। दूसरा रीजन मेरे भाई ये भी होता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जो लॉस है I स्क्वायर आर, अगर इसको कांस्टेंट मान लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं एज करंट इंक्रीजेस आर मस्ट डिक्रीज, आर डिक्रीज करेगा कैसे, क्रॉस सेक्शनल एरिया मस्ट इंक्रीज। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर हाई करंट पे एक पतली वायर लेके चलोगे, हाई करंट पे अगर एक पतली वायर लेके चलोगे तो उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, तो हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो वो वायर पिघल जाएगी। इसीलिए जब करंट बढ़ता है तो वायर की थिकनेस बढ़ानी पड़ती है ताकि उसका रेजिस्टेंस कम हो जाए, ताकि उसका रेजिस्टेंस कम हो जाए। ये बात क्लियर हुई? तो वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग की बात आ गई। ठीक है, तो अब मैं यहां पे लिखता हूं, देखो दैट वोल्टेज रेटिंग, ये बात आगे के लिए हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ये बहुत काम की बात है। वोल्टेज रेटिंग इज प्रोपोर्शनल टू इंसुलेशन, करंट रेटिंग is proportional to cross section area, क्रॉस सेक्शन एरिया। और मेरे भाई किसी भी केवीए रेटिंग, अभी इस पे भी आऊंगा, केवीए की यूनिट अभी तक मैंने इंट्रोड्यूस नहीं की है, दैट इज बेसिकली वोल्टेज रेटिंग मल्टीप्लाइड बाय करंट रेटिंग। ठीक है भाई, ये बात समझ आई? चलो ये बात हमें क्लियर हो गई। अब मैं यहां से आपको एक कहानी सुनाना स्टार्ट करता हूं, मैं यहां से आपको एक कहानी सुनाना स्टार्ट करता हूं। मेरे भाई देखो, ये चलो अपना दोस्त है मोनू, कोई अपना दोस्त है मोनू। अब ये क्या कर रहा है मेरे भाई, ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। अब ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो इसने डिसाइड ये किया कि भाई मैं एक सिस्टम बनाऊंगा, मैं एक सिस्टम डिजाइन करूंगा। कोई एक सिस्टम ये डिजाइन करने लगा, कोई एक सिस्टम इस बंदे ने डिजाइन करना स्टार्ट किया। अब ये क्या सोचता है कि इस सिस्टम की पावर रेटिंग, सपोज इस सिस्टम की पावर रेटिंग मुझे चाहिए लेटस से 5 किलोवाट। इसने ये डिसाइड किया ये सिस्टम कितनी पावर का बनेगा, 5000 वॉट का या 5 किलोवाट का, ये इसने डिसाइड किया। तो मोनू ने सोचा कि वोल्टेज ले लेते हैं भैया 500 वोल्ट और करंट ले लेते हैं 10 एम्पियर। ठीक है, करंट ले लेते हैं 10 एम्पियर। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसने सोचा 500 वोल्ट और 10 एम्पियर वोल्टेज और करंट ले लेते हैं, वोल्टेज और करंट ले लेते हैं, तो ये चला गया भैया एक शॉप पे।
ये देखो, ये एक शॉप है बढ़िया सी अपनी, ठीक है, ये गया शॉप पे, ठीक है, अपना मोनू पहुंचा शॉप पे, अब जब अपना मोनू शॉप पे पहुंचा तो इसने क्या सोचा कि भाई इंसुलेशन, इंसुलेशन पे डिपेंड करती है वोल्टेज रेटिंग और करंट डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे। तो इसने यहां से क्या खरीदा, इसने यहां से क्या खरीदा मेरे भाई, इसने खरीदा इंसुलेशन दैट कैन हैंडल 500 वोल्ट, कि भैया इंसुलेशन तो लगाना पड़ेगा। अब आप अगर ये सोचो सर ये इंसुलेशन लगा ही क्यों रहे हैं, ये इंसुलेशन लगा ही क्यों रहे हैं, तो मेरे भाई क्या होता है किसी भी सिस्टम में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो करंट कैरी करते हैं, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो करंट नहीं कैरी करते हैं। तो जो करंट नहीं कैरी करते हैं उन्हें करंट कैरिंग पार्ट से अलग रखना पड़ता है, बीच में एक इंसुलेशन डाल करके। ऐसे सोचो, मान लो ये मेरे हाथ में रिमोट है, अब इसके अंदर जो बैटरी है वो तो करंट कैरिंग है और ये रिमोट करंट कैरिंग नहीं है। अगर इस रिमोट में करंट आने लगा तो मुझे झटका लग जाएगा, इसीलिए इसका जो आउटर बॉडी है और जो इसका अंदर करंट कैरिंग एलिमेंट है उन दोनों के बीच में इंसुलेशन आना बहुत जरूरी है, वरना इस रिमोट में करंट आएगा, ठीक है। और इसने क्या लिया, वायर ले ली, एक वायर ऑफ 10 एम्पियर रेटिंग। अब हमारे मोनू भैया खुश, अब हमारे मोनू भैया एकदम खुश कि भैया वायर भी आ गई और इंसुलेशन भी आ गई। अब तो मान लो सिस्टम बन ही गए, अब तो मान लो सिस्टम बन ही गया। अब मोनू भैया घर आते हैं, मोनू भैया घर आते हैं और सिस्टम को चालू करके पावर मेजर करते हैं। मोनू भैया घर आते हैं, ठीक है, इन्होंने सिस्टम को चालू किया और सिस्टम से मेरे भाई जोड़ दिया एक वॉट मीटर कि देखें भैया पावर कितनी आ रही है। अब मेरे भाई पावर यहां निकली, पावर यहां निकली 4 किलोवाट, 4 किलोवाट। अब मोनू भैया ने तो सिस्टम बनाया था 5 किलोवाट सोच के, 500 वोल्ट और 10 एम्पियर सोच के, लेकिन पावर कितनी आई, 4 किलोवाट। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पावर होती है सिर्फ VI नहीं, VRMS, IRMS, कॉस ऑफ वोल्टेज एंगल माइनस करंट एंगल। तो हम क्या कह देते हैं कि पावर होती है VRMS, IRMS, कॉस फाई, कॉस फाई। अब ये फाई क्या होता है, फाई कहलाता है पावर फैक्टर एंगल। किसका डिफरेंस है, वोल्टेज माइनस करंट, वोल्टेज माइनस करंट। और कॉस फाई क्या कहलाता है, इट इज द पावर फैक्टर। अब मोनू हमारा सोच में पड़ गया, मोनू हमारा सोच में पड़ गया, भैया 5 किलोवाट क्यों नहीं आई, 5 किलोवाट क्यों नहीं आई। तो मोनू के दिमाग में आया, क्या आया, कॉस फाई, ठीक है। मोनू के सपने में आया पावर फैक्टर। अब ये पावर फैक्टर कितना हो गया, देखो VRMS IRMS था आपका 5000, है ना, वोल्टेज करंट तो 5000 ही लिया था आपने, 500 इंटू 10 तो ये आया कॉस फाई, तो कॉस फाई आ गया 0.8, 0.8, ठीक है मेरे भाई। तो अब बात यहां पे ये आती है कि ये पावर फैक्टर चीज क्या है,
ये पावर फैक्टर चीज क्या है? तो देखो सिस्टम की कैपेबिलिटी, सिस्टम जिस अनुसार डिजाइंड है वो झेल सकता है 5000, फिर भी पावर मिल रही है 4000। तो यानी कि हम ये कह देते हैं सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है उसका कितना फ्रैक्शन आप एक्चुअली यूज कर पा रहे हो, दैट इज द पावर फैक्टर, दैट इज द पावर फैक्टर। तो हम क्या बोल देते हैं यहां पावर फैक्टर को? फ्रैक्शन ऑफ सिस्टम्स, फ्रैक्शन ऑफ सिस्टम्स कैपेबिलिटी that can be actually utilized, that can be actually utilized। समझ गए? सिस्टम की काबिलियत का कितना फ्रैक्शन आप एक्चुअल में यूटिलाइज कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज योर पावर फैक्टर, दैट इज कॉल्ड एज योर पावर फैक्टर, जो कि यहां पे कितना था 0.8, जो कि यहां पे कितना था 0.8। पावर फैक्टर के बारे में आगे और भी बातें करेंगे, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स पावर आगे बढ़ती है कि पावर फैक्टर लीडिंग होता है, लैगिंग होता है, लीडिंग लैगिंग का मतलब क्या होता है, सारी चीजें समझेंगे। बट अभी के लिए प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस समझो कि पावर फैक्टर चीज क्या है। पावर फैक्टर का मतलब है कि टोटल पावर या सिस्टम की कैपेबिलिटी का कितना हिस्सा आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब मेरे हिसाब से आपके दिमाग में रियल पावर तो बैठ चुकी होगी बहुत बढ़िया से। रियल पावर वो है जिसका यूज कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हो। और सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है VI, उसका कितना फ्रैक्शन यूज कर सकते हो, दैट इज योर पावर फैक्टर। अब भैया सोचने वाली बात यह है जो मैं आपको देके जा रहा हूं काम, कि बाकी की पावर गई कहां, बाकी की पावर गई कहां। अगर मैं ऐसा कह दूं कि सिस्टम की टोटल पावर, सिस्टम की टोटल पावर थी VRMS IRMS, VRMS IRMS, और सिस्टम की जो यूजफुल पावर निकली, जो सिस्टम की यूजफुल पावर निकली, दैट इज VRMS IRMS cos phi। तो मेरा क्वेश्चन आपसे बस इतना है, ये बची हुई पावर गई कहां VRMS IRMS में से, ये पावर कम क्यों हो गई, कम क्यों हो गई, बाकी की सारी पावर कहां गई। अब जैसा मोनू सोच रहा है कि भाई बाकी की पावर कहां है, वही चीज आपको सोचनी है कि बाकी की पावर कहां है, बाकी की पावर कहां है। ठीक है, ये आपको सोचना है। तो इस चीज पे डिस्कशन करेंगे कल। अभी ये लेक्चर सीरीज आपकी चलेगी कॉम्प्लेक्स पावर की, 3 या 4 इसमें मैं लेक्चर्स लूंगा और उसके अंदर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल डिस्कशन होने वाला है।